नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमारे को जो ये संख्या दे रखी हैं वो सभी भाज्य संख्याएं हैं और इन भाज्य संख्याओं के पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनके गुणनफल के रूप में हमारे को इनको लिखना है। तो हमें इनका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले दे रखा है 140, तो 140 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। और जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना होता है। और भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या संख्याओं के बारे में कौन कौन सी प्रकार की संख्या होती हैं, ये हमने महत्वपूर्ण बिंदु वाली वीडियो में देखा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटी क्या है 2, और ये सम संख्या, इसमें 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार 14 में 7 बार, और ये 0 कितनी बार चला गया 70 बार। 70 भी सम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा 0 10, तो 5 दूनी 10 कितना जाएगा 35। 35 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि विषम संख्या है। हम देखते हैं 3 का भाग जाता है कि नहीं। तो 3 की भाजकता का नियम कहता है कि अगर संख्याओं के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग क्या है 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है 3 के बाद 5। अब हम लगाते हैं 5 का भाग, 5 का भाग चला जाएगा। 5 की भाजकता का नियम क्या है, अगर इकाई के स्थान पे 0 या 5 है तो 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 का भाग लगाए तो कितनी बार जाएगा 7 बार। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या तो 7 में 7 का 1 बार। तो हमारे को जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 140 के, वो क्या प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी हमने 140 जो भाज्य संख्या है उसको सब अभाज्य संख्याओं के रूप में रख दिया। अब क्या है कि अब हम इनको ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। और इसका और इसका मान 1 है, जैसे 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ये भाज्य संख्या है और ये क्या है अभाज्य संख्या। अब हम करते हैं 156 का। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 156 एक क्या है सम संख्या, तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 15 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14, 1 बचा 16 हो गया, 16 आ गया तो कितनी बार चला जाएगा 8 बार। ये भी सम संख्या है, 2 का भाग लगा दो, 7 में लगाया तो 3 दूनी 6, 18, 18 गया तो कितना जाएगा 9। अब इसके अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है। 3 का भाग तो देखना, तो 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिये 9। इसके बाद कितना गया 13, और 13 खुद एक क्या है अभाज्य संख्या, तो 13 में किसका भाग लगाएंगे 13 का कितनी बार 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, इस तरह इसको लिखा जा सकता है। आगे हमारी जो संख्या है वो क्या है 3825। 3825 3825 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याओं का विषम संख्या है तो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं। 3 का जाता है कि नहीं जाता है, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, और 18 में 3 का भाग जा रहा है मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, कितने बचे 2, 2 और 2 कितने हो गए 22, तो 7 तिये 21, कितना बचा 1, और आगे 5 तो 15 हो गया, तो 5 तिये
15, यानी कि कितना जाएगा 1275। आप भाग देकर भी देख सकते हैं। फिर किसका भाग लगाएं, एक बार पहले 3 का देख लेते हैं। 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में 3 का जाता, मतलब इसमें वापस 3 का भाग जाएगा। 12 में कितनी बार चला गया 4 बार। फिर 7 में 3 दूनी 6, कितना बचा 1 और 5 15, यानी 5 3 15, कितना जाएगा 425। 425 में 3 का भाग देखें, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 3 के बाद में अभाज्य संख्या आ जाती है 5, और इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग जाएगा। तो 8 पंजे 40, कितने बचे 2 और 5 25, यानी 5 5 25, कितना जाएगा 85। 85 में किसका भाग जाएगा 5 का, कितनी बार 5 एकम 5, कितने बचे 3 और 5 35, 7 पंजे 35, और 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 17 में 17 का कितना जाएगा 1। तो 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और अब हम इसे कैसे लिखते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणा 17 एक बार, ये तो ये 17। इस तरह से हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अगली हमारे पास में जो भाज्य संख्या है वो क्या है 5005। तो 5005 में हम भाग दे के देखेंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 थोड़ी 10 आता, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। उसके बाद में कौन सी आती है 5, 5 का भाग लगाते हैं, 5 एकम 5 0 0 और 1, कितना आ गया 1001। अब 1001 के अंदर 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है 7, 7 का भाग लगा के देखते हैं, 7 एकम 7, 10 में लगाया 7 का, कितना 7 एकम 7, 3 बचे, 3 के आगे 0 30, तो 30 में 7 का लगाएं तो 7 चौक 28, कितने आए 2, 7 एकम 7, 2 के आगे 1 लगाया तो कितना हो गया 21, तो 7 3 21, यानी हमारे पास आ गया 143। 143 जो है इसके अंदर हम किसका भाग लगाएं, 143 में 7 का भाग अब जाएगा नहीं। 7 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 11, 11 को लगाते हैं तो 11 एकम 11, बचे 3, 3 के आगे 3 यानी 33, तो 13 आ गया। अब 13 में 13 का भाग कितना जाएगा 1। तो यहाँ अपने पास में अभाज्य गुणनखंड जो हो रहे हैं इसके, वो हो रहे हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और इसमें सभी संख्याएं एक एक बार ही आ रही हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगली जो संख्या है इसमें क्या है 7429। इसमें हम क्या है कि भाजकता के नियमों से जांच करते जाएंगे। तो भाजकता के नियमों से हम अगर जांच करते हैं तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का 2 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाएगा। 3 के बाद में 5 का भी नहीं जाएगा। 5 के बाद में इसको चेक कर लेते हैं, इसमें 7 का भी नहीं जा रहा है, इसमें 11 का भी नहीं जा रहा है। 11 के बाद है भाज्य संख्या 13, 13 का भी नहीं जा रहा है इसमें, और 13 के बाद में 17, इसमें 17 का भाग हम दे के देखते हैं। तो 74 में 17 का देंगे तो 17 चौक 68, 68 हो गए तो कितने बचे 6, 6 है तो 2 आगे लगाते तो 62, 62 के अंदर 17 का भाग देंगे तो 17 दिए 51, तो 51 आ गए। 51 आ गए तो कितना बचा इधर 11, 11 के आगे 9 लगाया तो कितना हो गया 119, और 119 में 17 7 119, यानी कि 437 बार इसमें भाग जाएगा किसका 17 का। अब 17 इसमें 17 का भाग, इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा। 17 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है 19, इसमें लगाते हैं हम 19 का भाग। तो 19 का भाग लगाएं तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 कितना गया 5, 5 का गया 7 तो 57,
तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिये 57, यानी 3 बार चला गया। तो कितना आ गया 23, और 23 से खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का बार आ गया तो कितना आ जाएगा 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो कितने प्राप्त हुए 17, 19 और 23। तो ध्यान रहे कि अभाज्य संख्याओं का ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके हमारे को 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं। जैसे हम 17 की बात करें तो 17 में या तो 1 का भाग जाता है या 17 का जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा। अगर हमारे को इसको 3 फैक्टर प्राप्त हो जाते, 3 गुणनखंड प्राप्त हो जाते तो ये भाज्य संख्या होती है। जैसे अगर बात करें 15 की, तो 15 में 1 का और 15 का ये तो फिक्स है, इसके अलावा 3 का भाग भी जाता है और 5 का भी जाता है। तो अब ये कैसी हो जाती है भाज्य। इस तरह हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, भाज्य संख्याओं का भाग नहीं देना है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म यानी जोड़े के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो मत्स्य और लस्य के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बारे में हमने महत्वपूर्ण बिंदु वाले वीडियो में देखा है, आज और देख लेते हैं। तो पहले हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं 26 और 91। तो पहले इसका हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, देखो 26 में किसका भाग जाएगा 2 का, 2 एकम 2 और 13 आ गया। 13 में किसका भाग जाएगा 13 का ही जाएगा, यानी 26 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुणा 13। अब दूसरा क्या है 91, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो इसके क्या कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके, तो देखो 91 के करते हैं। 91 के अंदर देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, अब हम किसका भाग लगाएंगे 3 का, 9 1 10, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद किसका 5 का, 5 का भी नहीं जाएगा। और 5 के बाद में क्या आता है 7 का, 7 का लगा के देखते हैं, 7 एकम 7 2 यानी 13 बार चला गया, और ये 13 कितना बच्चा 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आया 7 गुणा 13। अब पहले हमारे को इसका क्या निकालना है LCM, यानी कि LCM कितना प्राप्त होता है किसका 26 और 91 का। तो 26 और 91 का LCM, तो जितने भी हमारे को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं पहले उनको लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे को सभी जितने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं उनकी अधिकतम घात को LCM में लेते हैं। तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं 2 गुणा 7 गुणा 13। अब अधिकतम घात, यहाँ 2 की अधिकतम घात कितनी है 1 ही है तो ले लिया। 7 की अधिकतम घात कितनी है 1 ही है, और 13 की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, यानी हमारे को 13 ही लेना है। अब हम इनको क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो 13 को 7 से गुणा करें तो कितना आएगा 91, 91 को 2 से किया तो आ जाएगा 182। तो LCM 26 और 91 का LCM कितना आ रहा है 182। अब हम निकालते हैं इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसका 26 का और 91 का। और HCF निकालते हैं तो हमारे को क्या लेना पड़ता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में है, तो क्या 2 दोनों में है नहीं, 7 क्या दोनों में है नहीं, दोनों में कौन सा है 13, और इसकी न्यूनतम घात यानी कम से कम घात कितनी 1 ही है। तो इसका क्या आएगा HCF कितना जाएगा 13 जाएगा। फिर हमारे को क्या कहता है कि इसकी सत्यता की ये जांच करनी है हमारे को कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन सी हैं 26 और 91, इनका जो गुणनफल है, यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच किस आधार पे कर रहे हैं सत्यता की जांच, दोनों संख्या यानी A गुणा B, ये जो है वो HCF गुणा LCM के बराबर होनी
चाहिए। इसकी जांच कर रहे हैं, तो इसकी जांच कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ए यानी पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी कितनी है 91। इन दोनों का जो गुणा है वो हमारे जो एलसीएम और एचसीएफ यानी 182 गुणा 13 के बराबर होना चाहिए। तो 26 को हम किससे गुणा करेंगे, 91 से गुणा करते हैं। तो 26 को 91 से हम गुणा करते हैं, आप कॉपी में कर सकते हैं, कितना प्राप्त होता है 2366। इसी प्रकार 182 को जब हम 13 से गुणा करेंगे तो भी हमारे को 2366 ही प्राप्त होता है। यहाँ हो जाता है हमारे हैंस प्रूव यानी इति सिद्धम। ये था हमारा पहला। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या कर रहा है, देखो इस बार हमारे पास कौन कौन सी संख्या लेनी है, एक तो लेना है 510 और एक कौन सा लेना है 92। इनके पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का हम क्या करते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड। तो ये सम संख्या है, इसमें 2 का भाग चला जाता है। कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बचा 0, 5 दूनी 10, 255 बार। अब 255 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 25 में देंगे तो 8 तिये 24, 1 बचा 15, तो 5 तिये 15। अब इसमें 3 का भाग देखें, 8 और 5 13, 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है 5, इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। 5 एकम 5, कितने बचे 3, 7 पंजे 35 और 17 अभाज्य संख्या, मतलब 17 का ही हमारे को भाग लगाना है। तो हमारे को इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहे हैं 2 गुणा, अब ये वाला सवाल हल कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये हमारे को प्राप्त हो गया है। अब हम करते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो 92 के अभाज्य जब गुणनखंड करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होते हैं, सम संख्या है 2 का भाग लगाए 4 बार, 4 दूनी 8 12, तो 12 है तो कितना जाएगा 6, किसका लगाया 2 का, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 23 और 23 खुद एक क्या है अभाज्य संख्या है, तो 23 का ही जाएगा। क्या जाएगा अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 23, ठीक है। अब हम निकालेंगे पहले इनका एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है 510 और 92 का, और एलसीएम यानी जितने भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं हमारे को वो सारे लिखने। कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 2 प्राप्त हो रहा है, और क्या प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है, और क्या प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है, और क्या प्राप्त हो रहा है 5 के बाद 17 प्राप्त हो रहा है, 17 के अलावा क्या प्राप्त हो रहा है 23 प्राप्त हो रहा है। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड हमारे को इतने प्राप्त हो रहे हैं, इनकी सबकी अधिकतम घात लेनी है। तो अधिकतम घात देखो 2 की अधिकतम घात यहाँ तो 1 ही है और यहाँ कितनी है 2, यानी 2 की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 की घात 2। फिर 3 की अधिकतम घात कितनी है 1 ही है, 5 की अधिकतम घात 1 ही है, 17 की अधिकतम घात 1 ही है, 23 की अधिकतम घात 1 ही है। अब इन सब को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणा यानी 2 गुणा 2 यानी ये कितना हो जाएगा 4, 4 को किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 को कितने से करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 60, 60 को कितने से करेंगे 17 से, तो 17 को 60 से करेंगे तो कितना जाएगा 6 42, हासिल की 4 6 6 4 10 यानी 1020, और 1020 को कितने से करेंगे 23 से गुणा करेंगे। तो इसको 23 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 0 3 दूनी 6 और 0 3 एकम 3, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2 यानी 23,460। तो हमारे को प्राप्त हो रहा है 23,460। तो एलसीएम हमारे को कितना प्राप्त हुआ
23,460। अब हम निकालेंगे HCF किसका, 510 और 92 का। अब इसमें हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो दोनों में है, तो दोनों में कौन सा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो उभयनिष्ठ कौन सा है, 2, उसकी कौन सी घात है, न्यूनतम घात। तो छोटी घात कौन सी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि हमारे को जो इसका HCF प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 2 ही प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे अपन, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, यानी पहली संख्या का गुणा और HCF और LCM का गुणा दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पहली संख्या कितनी थी, 510 गुणा 92, इन दोनों को गुणा करेंगे और इधर किसको करेंगे, 23,460 को गुणा करेंगे, किससे, 2 से गुणा करेंगे। तो इन दोनों को हम जब गुणा करते हैं, यानी 510 को 92 से गुणा करेंगे तो हमारे को प्राप्त हो रहा है 46,920। 23,460 को जब 2 से गुणा करेंगे तो भी हमारे को प्राप्त हो रहा है 46,920, यानी कि ये अपना क्या हो रहा है, हैंस प्रूव इति सिद्धम। ये था हमारा इसका दूसरा सवाल। अब हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या है, देखो ध्यान है। अब हम कौन से सवाल देखने वाले हैं, तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या करेंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या प्राप्त होते हैं, पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो सम संख्या है, किसका भाग लगाएं, 2 का। 2 का गया कितनी बार, 1 बार, कितना 1 13, 6 दूनी 12, 1 168। अब हम किसका भाग लगाएंगे इसमें, सम संख्या वापस 2 का, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, कितना आ गया 84। वापस 2 का, 4 और 2, वापस 2 का, कितना जाएगा 2 और 1, 21 में किसका 3 का, 7 21 और किसका 7 का, आ गया 1। अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर कितना है 3 गुणा 7। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अब किसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 54 के करेंगे। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले किसका भाग लगा देंगे, 2 का, 2 दूनी 4, 14 27, कितना जाएगा, अब 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका लगाए, 3 का, 9 3 27, 3 का 3 3 9, 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं 2 एक बार ही आ रहा है गुणा 3 की घात 3। अब हम पहले इनका निकालते हैं LCM, किस किस का, 336 और 54 का, इनका LCM। तो पहले तो सारे जितने भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनको लिख लो। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हो रहा है, एक तो 2 प्राप्त हो रहा है, और कौन से हो रहे हैं, 3 प्राप्त हो रहा है, 2 3 और 7 ये प्राप्त हुए। अब इनकी अधिकतम घात कितनी है उसको लिखना है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4, 2 की अधिकतम घात कितनी है 4, और 3 की अधिकतम घात कितनी है 3 और 7। अब 2 की अधिकतम घात 4 है, यानी ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी ये है 16 गुणा 3 की अधिकतम घात कितनी है 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, और 7 अकेला ही है। अब इनको हम क्या कर देते हैं गुणा, किसको, 16 को और 27 को और 7 को। जब हम इनको गुणा करते हैं तो हमारे को प्राप्त हो रहा है
3024। तो ये हमारा एलसीएम प्राप्त हो गया कितना, 3024। अब निकाल देते हैं इसका HCF, किसका, 336 और 54 का। इनका जब हम HCF निकालेंगे तो दोनों में है जो चीज़ किस में है, दोनों में है। अब दोनों में क्या है, इधर 2 है, इधर 2 है, एक तो 2 है दोनों में, तो एक तो अपन ले लेंगे 2 गुणा दोनों में और कौन सा है, 3, एक है दोनों में 3, इनकी न्यूनतम घात। अब न्यूनतम घात कितनी है, 2 की न्यूनतम घात कितनी है 1, और 3 की भी न्यूनतम घात कितनी है 1, यानी 2 गुणा 3 बराबर 6। HCF कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। अब हमें इसकी क्या करनी है, सत्यता की जांच। और सत्यता की जांच में क्या करना है कि पहली संख्या A और दूसरी संख्या B का जो गुणनफल है वो इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, देखो 336 गुणा 54, इन दोनों का गुणा करना है जो कि 3024 और 6 के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो 336 को हम किससे गुणा करेंगे, 54 से गुणा करेंगे। तो ये गुणा मैंने अभी कर लिया है। ये इसका गुणा हमारे को प्राप्त हो रहा है 181 और 44, यानी 18,144। और जब इसको हम गुणा करेंगे किसको, 3024 को 6 से, तो भी हमारे को 18,144 ही प्राप्त होता है। यानी हमने इसकी सत्यता की भी जांच कर ली है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे को ये 3 पूर्णांक दिए हैं, इनके हमारे को क्या ज्ञात करने हैं, LCM ज्ञात करना है और HCF भी ज्ञात करना है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले वाले को कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 12 के अलावा और क्या है, दूसरी संख्या क्या है, 15 के अभाज्य गुणनखंड, और फिर क्या है, 21 के अभाज्य गुणनखंड। पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 12 में किसका भाग लगाएंगे हम, 2 का, कितनी बार, 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसे हम कैसे लिखते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3। ये तो हो गया अपना 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सॉरी 15 के करते हैं। किसका भाग लगाएं, 2 का जाएगा नहीं, 3 का, कितनी बार, 5 बार, 5 एकम 5, यानी हमारे को कितना प्राप्त हो रहा है, 3 गुणा 5। दोनों की घात एक ही है, तो हमारे को कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब किसके करेंगे, 21 के। 21 में किसका भाग, 2 का जाएगा नहीं, 3 का, 7 21 7 का, यानी हमारे को प्राप्त हो रहा है 3 गुणा 7, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम किसका निकालेंगे, 12 का, 15 का और 21 का। अब हमारे को जो भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, पहले तो हम उनको लिख लेते हैं। कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 2 प्राप्त हो रहा है और 3 प्राप्त हो रहा है, फिर 5 भी प्राप्त हो रहा है और 7 भी। पहले तो हमने सारे अभाज्य गुणनखंड लिखे। अब इनकी अधिकतम जो घात है उसको लिखना है। 2 की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही है, 2, यानी 2 की घात 2। इसके बाद में 3 की अधिकतम घात, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 5 की अधिकतम घात 1 ही है, 7 की अधिकतम घात 1 ही है। अब इनको हम करेंगे गुणा। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। 4 को किससे गुणा करना है, 3 से,
4 तिये 12, 12 को कितने से करना है? 5 से, 12 पंजे 60, और 60 को किससे करना है? 7 से, तो 6 संती 42 यानी 420। तो हमारे को इनका एलसीएम कितना प्राप्त हो गया है? 420। अब हम क्या निकालेंगे? HCF किसका? 12 का, 15 का और 21 का। इसमें हमारे को क्या लेना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो तीनों के अंदर है। तो एक तो 2, लेकिन ये इसमें है ही नहीं, 3 इसमें है और इसमें भी है, और 5 भी तीनों में नहीं है, 7 भी तीनों में नहीं है। तो HCF हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा? 3 प्राप्त हो जाता है। ये तो था हमारा पहला प्रश्न। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरे वाला प्रश्न। तो दूसरे वाले प्रश्न में क्या हो रहा है देखो। हाँ, दूसरे प्रश्न में 17 के अभाज्य करने हैं, 23 के अभाज्य और 29 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब 17 है ही अभाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना प्राप्त हो जाता है अपने को? एक बार ही जाएगा, 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29, क्योंकि तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं पहले से ही, तो इनके गुणनखंड हमारे को यही प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारे को इनका क्या निकालना है? LCM। LCM किस किस का निकालना है? 17, 23 और 29 का। तो इनका LCM हमारे को कितना प्राप्त होता है? जितने भी गुणनखंड हैं, अब एक को तो ले चाहे मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने भी गुणनखंड है उनको सबको लिख लो। एक तो 17, एक 23 और एक 29। अब इनके अधिकतम घात एक ही है, सबकी अधिकतम घात, तो इनके अधिकतम घात एक ही है, तो यानी अब इन सबको हमारे को क्या करना है? गुणा करना है। तो 17 को, 23 को और 29 को जब हम गुणा करते हैं तो हमारे को प्राप्त हो रहा है 11,339। तो इनका LCM कितना हो जाएगा? 11,339। अब हम निकाल लेते हैं इनका HCF। HCF किसका? 17, 23 और 29 का। HCF यानी ऐसी संख्या जो तीनों में है। तो क्या आपको ऐसी कोई संख्या दिख रही है जो तीनों में दिख रही हो? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, मतलब तीनों में क्या है? एक ही है। तो इसका जो अभाज्य इसका जो कॉमन उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हमारे प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। तो इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। अब आपको एक परिभाषा बताई थी मैंने, वे संख्याएं जिनका मैसप 1 प्राप्त होता है वह सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका मतलब 17, 23 और 29 आपस में ये क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका LCM प्राप्त हो जाएगा 11,339 और HCF प्राप्त हो जाएगा 1। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। इसमें क्या कहता है? संख्याएं कौन सी हैं? 8, 9 और 25। 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 4। 4 में किसका भाग दिया? 2 का, कितना आ गया? 2। 2 में 2 का, हो गया पूरा। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। 9 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग कितनी बार? 3 बार। 3 में 3 का भाग हो गया, ये भी 3 की घात 2। फिर कितना है? 25। 25 में 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, यानी 5 का कितनी बार? 5 बार। 5 में 5 का यह जाएगा 5 की घात 2। अब इनका क्या निकाल लेते हैं? LCM किस किस का? 8 का, 9 का और 25 का। इसमें जितने भी हमारे को गुणनखंड होते हैं उनको सबको लेना है, ले लो। एक तो अभाज्य गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, एक 3 प्राप्त हो रहा है और एक क्या प्राप्त हो रहा है? 5। अधिकतम घात भी लेनी है। 2 की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही है? 3। 3 की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही है? 2। 5 की अधिकतम घात कितनी प्राप्त हो रही है? 2। यानी 2 की अधिकतम घात 3 यानी कि 8। 3 की अधिकतम घात 2 यानी 3 गुणा 3 यानी कि 9। 5 की अधिकतम घात 2 यानी 5 बार 25। इनको आपस में क्या करना है? गुणा करना है। जब हम इनको गुणा करते हैं, किसको? 8 को, 9 को और 25 को, तो हमारे को प्राप्त होता है 1800। तो इनका LCM कितना प्राप्त हो जाएगा? 1800।
अब निकालना हमारे को किसका, HCF किसका, 8, 9 और 25 का। HCF क्या इनमें कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब कॉमन क्या है इनमें, एक है, तो इनका HCF प्राप्त हो जाए हमारे को 1 प्राप्त हो जाता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, HCF यानी मैसेप किसका, 306 और 657 का कितना दिया गया है, 9। LCM किसका, 306 और 657 का हमारे को ज्ञात करना है। अब हमने जब महत्वपूर्ण बिंदु वाला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने क्या बात की थी कि दो संख्याएं, यानी कि ये तो प्रथम संख्या A और ये दूसरी संख्या B, इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा HCF, इन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और जब ये सूत्र हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि इनमें से 3 चीज़ हमेशा मिलेगी और एक चीज़ हमें को निकालनी है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है यहाँ पर, 306। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 657। फिर इसके बाद में क्या है, HCF कितना दे रखा है, 9, और LCM ये हमारे को ज्ञात करना है। अब मैं इसको एक बार इधर लिख देता हूँ ताकि अपने इसको ऐसे लिख देते हैं, LCM गुणा 9 बराबर 306 गुणा 657। मैंने कहा था कि इसमें हमारे को सिर्फ पक्षांतरण करना है, ये हमारे को ज्ञात क्या करना है, LCM। अब LCM ज्ञात करना है तो 9 को हम उधर लेके जाएंगे, इधर ये गुणा में है तो पक्षांतरण जब करते हैं तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ क्या जाएगा, 306 गुणा 657 और भाग में क्या जाएगा, 9। अब LCM ज्ञात करना है। अब 9 एकम 9, अब ये 9 के पारे से कटेगा। पहले 30 को काटते हैं, कितनी बार कटेगा, 9 3 27, कितने बचे, 3 6 36, 9 चौक 36, यानी कितने से कट गया है हमारे पास, 34 से कट गया। अब क्या बचा, 34 गुणा 651। 34 को और 600 को जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, LCM। अब हम इनको गुणा करते हैं तो इनको गुणा करने पर हमारे को प्राप्त हो रहा है 22,338। तो LCM कितना प्राप्त हो जाएगा, 22,338 प्राप्त हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई प्राकृत संख्या n, प्राकृत संख्या समझ गए ना आप, n के लिए संख्या 6n यानी 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें यह कह रहा है कि n की जगह पर हम कोई प्राकृत संख्या लिखें। जैसे हमने 6 की यहाँ पर रख दिया 1, तो ये क्या जाएगा 6। अगर हमने रख दिया इसकी जगह 2, तो 2 रखें तो क्या जाएगा, 6 गुणा 6 बराबर कितना आ गया, 36। अगर हमने क्या रख दिया 3, तो क्या जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी 6 6 36, और 36 को किससे गुणा कर लो, 6 से। तो 6 6 36, 3 6 3 18 और 3 21, यानी 216। तो ये ऐसा बोल रहा है कि क्या कोई प्राकृत संख्या ऐसी हम यहाँ पर रख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर आ रहा है उसका मान इकाई अंक कितना आ जाए, उस पर 0 आ जाए। तो हमें क्या करना है कि एक बार हम इसके गुणनखंड करके देखते हैं। अगर मैं इसको गुणनखंड के रूप में लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, 2 गुणा 3, यही है 6 के अभाज्य गुणनखंड की घात n। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ही हमारे को 2 और 3 ही प्राप्त हो रहे हैं। तो जब भी 6 की कितनी भी घात लगा लो, हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारे क्या प्राप्त होंगे, 2 और 3 ही प्राप्त होते हैं। और 2 और 3 का जो गुणनफल है वो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। अगर यदि इसके अंदर कोई गुणनखंड, इसका कोई गुणनखंड कौन सा, यदि अभाज्य
गुणनखंड 5 प्राप्त हो जाता, 5 प्राप्त हो जाता तो ये 0 पर समाप्त हो सकती थी, लेकिन हमें इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 प्राप्त ही नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारे को 5 मिल जाता तो 5 दूनी 10, तो ये इसका मतलब समाप्त हो सकती थी 0 पे, लेकिन हमारे को तो 5 है ही नहीं इसमें। इसका मतलब इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए इस कभी भी यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और अगली दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हैं, क्यों? तो देखो अब ये है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 गुणा 1, 13 कम 13 ही। इसका अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारे को क्या कॉमन मिल रहा है? इन दोनों में प्लस का निशान, तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 13 कॉमन मिल रहा है। इधर क्या बच गया? 7 गुणा 11 और इधर हमारे क्या रह गया? प्लस 1, ये कॉमन रह जाता है। तो 13 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। इधर भी हमारे को 13 मिल रहा है, इधर भी 13 मिल रहा है, यानी कि इस संख्या जो बनेगी अपने पास उसमें 13 का भाग जा सकता है। तो इस प्राप्त जो संख्या हमारे को, इसका एक जो गुणनखंड है इसमें भी और इसमें भी, वो कितना है? 13 है, इसलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में क्या दे रखा है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। सेम वही प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 1। इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है? 5, 5 को बाहर ले लिया। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 5 को अपने बाहर ले लिया, ठीक है ना। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, यही आ जाएगा। अब इनमें दोनों में एक जो कॉमन है, यानी एक जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा हमारे को, वो कितना है? 5, यानी कि इसमें 5 का भाग जा सकता है। तो ये जो दी गई संख्या, इसका एक कॉमन गुणनखंड जो हमारे को प्राप्त हो रहा है वो 5 है, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। प्रश्न क्या है? किसी खेल मैदान, कोई एक खेल मैदान है, ये कोई खेल मैदान है, इस खेल मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती हैं। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। जैसे यहाँ से सोनिया चलना स्टार्ट करती है तो एक चक्कर लगाती है तो कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। वे एक ही स्थान व एक ही समय, दोनों एक ही स्थान यानी यहाँ से एक ही समय पर और एक ही दिशा में, यानी कि इधर ही, यानी कि एक इधर चला गया एक इधर चला गया, दोनों एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने टाइम बाद में वो दोनों इसी बिंदु पर मिलेंगे? ऐसा प्रश्न कई बार घड़ी के अंदर भी पूछ लेता है कि घड़ी की सुई एक ऐसे चलती है दूसरी ये चलती है, तो दोनों एक साथ कब मिलेंगी? तो इस प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है। तो जब ऐसा प्रश्न पूछे तो हमारे को निकालना पड़ता है एलसीएम। एलसीएम किस किस का निकालना है? एक तो 18 मिनट का और एक 12 मिनट का। इसमें थोड़ा लिख देना कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। फिर हम क्या लिखेंगे? 18 का अभाज्य गुणनखंड और 18 के अभाज्य गुणनखंड, 18 में किसका भाग लगाएंगे? 2 का, तो कितना जाएगा? 9। 9 में किसका जाएगा? 3 का, तो कितना जाएगा? 3, और 3 में 3 का, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात 2। फिर 12 का अभाज्य
गुणनखंड। 12 ये करेंगे, पहले भाग किसका लगाया 2 का, 6 आ गया, 6 में किसका लगाया 2 का, कितना जाएगा 3, 3 में 3 का, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की घात 2 और 3। हमारे को क्या निकालना है एलसीएम किसका 18 का और 12 का। अब हमारे को पहले तो अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 2 और एक 3, लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। इनकी अधिकतम घात लिखनी है। ध्यान रखिए एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड जितनी भी होती हैं सबको लिखना है और उनकी अधिकतम घात। एचसीएफ में जो दोनों में है उसको लिखना है और उसकी भी न्यूनतम घात, ये याद रखें 2 गुणा 3। अब 2 की अधिकतम घात तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर 1 है। अब 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 यानी कि 2। चलो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना जाता है 4, 3 को 3 से करते हैं तो कितना जाता है 9, और दोनों को करेंगे तो 9 चौक 36, यानी दोनों का एलसीएम कितना आया 36। और ये क्या थी मिनट, यानी कि दोनों वापस कितने मिनट बाद मिलेंगे 36 मिनट। देखो 36 मिनट बाद में देखो 12 मिनट में रवि एक चक्कर लगा रहा है, तो रवि का एक चक्कर 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24 मिनट और तीसरा चक्कर 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद में रवि यहाँ पर होगा। इसके बाद में दूसरा कौन है सोनिया। सोनिया का पहला चक्कर 18 मिनट, दूसरा चक्कर 36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद में सोनिया भी यहाँ पर होगी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी। अगली प्रश्नावली हम देखेंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद।